हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट अभिषेक कुमार मिश्रा और आज आप सबको बताऊंगा सीआरपीसी में चैप्टर 20 जिसमें बताया गया है दोस्तों समन मामलों के का विचारण। समन मामलों का विचारण कैसे होगा ये बताती है चैप्टर 20 और इसमें सेक्शन जो है 251 से लेकर के 259 तक बताए गए हैं। तो 259 से में जो है इसका अंत होता है और 251 से इसका प्रारंभ होता है इस विचारण का। हाँ तो दोस्तों, ये कौन से मामले होते हैं जिनका विचारण समन मामलों के अंतर्गत किया जाता है? तो समन मामलों का विचारण जो है समन ट्रायल के अंतर्गत किया जाता है। तो समन मामले कौन मामले होते हैं? तो समन मामले कांग्जेनेबल मामले भी हो सकते हैं और नॉन कांग्जेनेबल मामले हो सकते हैं। ये कंपाउंडेबल भी हो सकते हैं और नॉन कंपाउंडेबल हो सकते हैं। ये वेलेबल भी हो सकते हैं और नॉन वेलेबल भी हो सकते हैं। इनकी जो है समन मामलों की परिभाषा 2W में दी गई है। 2W में का क्या कहा गया है दोस्तों? तो 2 वर्ष और 2 वर्ष मृत्युदंड और आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध नहीं है। ऐसे मामले जो है अधिक ऐसे मामले जो है समन मामलों के अंतर्गत आते हैं। हाँ तो दोस्तों, इसकी जो है प्रारंभ इसका 251 से किया गया है। 251 में कहा गया है कि अभियोग को सार सूचना देना, अभियोग का सार सूचना देना, सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन। तो इसमें जो है दोस्तों, इसमें आरोप का विचारण नहीं किया जाता है। इसमें जो है आरोप का विचारण नहीं किया जाता है। शैल नॉट बी नेसेसरी टू फ्रेम टू फॉर्मल आरोप, अर्थात इसमें जो है दोस्तों चार्ज का फ्रेम नहीं किया जाता है। इसमें जो है सीधे सीधे व्यक्ति को साक्ष्य लिया जाता है और साक्ष्य के आधार पर इसका विचारण किया जाता है। अब दोस्तों 251 में जब बता दिया जाता है अभियुक्त को सार सूचना अभियोग का, फिर 252 की प्रक्रिया अपनाई जाती है कन्विक्शन प्लीड ऑफ गिल्टी। इसमें अभिभाग के विषय में जो है कहा जाता है कि आपको अपना जुर्म स्वीकार है अथवा नहीं। जब व्यक्ति कहता है नहीं तब जो है प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है 254 की। लेकिन 254 से पहले 253 पे आते हैं। 253 में क्या है दोस्तों? तो 253 में भी कन्विक्शन का ही मामला है, लेकिन पेटी ऑफेंस वाले मामले हैं 253 के अंतर्गत आते हैं। तो 253 पेटी ऑफेंस क्या है? जो इसी संहिता की धारा 206 के अंतर्गत आते हैं। तो संक्षिप्त 206 के अंतर्गत आते हैं, जिनका जो है वह पेटी ऑफेंस हैं जो 1000 रुपये से जुर्माने से दंडनीय अपराध हैं। इसमें समन के द्वारा व्यक्ति को सूचना दी जाती है कि 1000 रुपये आप जो है जमा कर दीजिए जुर्माने के तौर पे। और जब ये 253 की प्रक्रिया हो जाती है दोस्तों, तो 254 पे आते हैं प्रोसीडर व्हेन नॉट कन्विक्शन। यदि आरोप जो है यदि व्यक्ति को दोष सिद्ध नहीं किया जाता है, कन्विक्शन नहीं होता है व्यक्ति जो है, तब जो है अगर दोष सिद्ध नहीं किया जाता है तो प्रक्रिया 254 के अंतर्गत आती है। और 254 में आती है प्रोजिक्यूशन को मौका दिया जाता है कि आप जो है साक्ष्य अपना दीजिए, और प्रोजिक्यूशन को साक्ष्य देने के उपरांत जो है डिफेंस को भी साक्ष्य देने का अवसर दिया जाता है। और जब डिफेंस अपना साक्ष्य दे देता है तो आती है बात 255 की, दोष मुक्त या दोष सिद्धि की। तो यदि व्यक्ति दोष मुक्त कर दिया जाता है यदि साक्ष्य नहीं बनते हैं, और यदि साक्ष्य बनते हैं तो दोष सिद्ध कर दिया जाता है। अब 256 में है दोस्तों कि परिवादी का हाजिर ना होना या मृत्यु हो जाना, और 257 में है विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, मतलब परिवाद का वापस लेना 257 में बताया गया है। तो इसमें क्या होगा? 257 का प्रभाव क्या होगा? तो इसका प्रभाव ये होगा कि दोष मुक्त माना जाएगा, व्यक्ति दोष मुक्त माना जाएगा। लेकिन यदि साक्ष्य के बाद जो है व्यक्ति दोष सिद्ध कंप्लेंट वापस होता है तो डिस्चार्ज माना जाएगा। और साक्ष्य के उपरांत यदि साक्ष्य के बाद जो है साक्ष्य लेने के उपरांत जो है कंप्लेंट व्यक्ति वापस लेता है तो डिस्चार्ज माना जाएगा। और साक्ष्य ना हो पहले ही यदि व्यक्ति अपना कंप्लेंट वापस ले लेता है तो डिस्चार्ज माना जाएगा। और यदि साक्ष्य जो है व्यक्ति साक्ष्य लेने के बाद यदि कंप्लेंट वापस लेता है तो डिस्चार्ज नहीं माना जाएगा, तो वह दोष मुक्त माना जाएगा। अब दोस्तों बात आती है 258 की, पावर स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केस। अन्य मामलों में जो है
परिवर्तन की बात की गई है। अन्य मामलों में जो है पावर की बात की गई है 258 के अंतर्गत। 259 आती है। तो 259 में दोस्तों ये है कि किसी मामले में वारंट मामलों को बदला जाना। किसी मामलों समन मामले में जो है दोस्तों वह मामले 259 के अंतर्गत आते हैं जिनको वारंट मामलों में कुछ मामलों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो कौन परिवर्तन करेगा? तो ये जो है मजिस्ट्रेट ही परिवर्तन करेगा। ट्रायल कोर्ट परिवर्तन कर सकता है वारंट केस में और विचारण के दौरान कर सकता है। और जो 6 माह से अधिक के मामले हैं, 6 माह से ज़्यादा के मामले कारावास से दंडनीय हैं, उन्हीं मामलों में का जो है वारंट मामलों में तब्दील किए जाएंगे। अब दोस्तों बात आती है केस की। तो स्टेट बनाम वीरप्पन का वाद है दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि साक्ष्य की उपस्थिति के लिए समन जारी कर दिया गया हो। साक्ष्य की उपस्थिति के लिए अर्थात साक्ष्य इनवाइट करने के लिए एक समन जारी किया गया हो, लेकिन अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल हो गया हो। केवल इसी आधार पर अभियुक्त को दोष मुक्ति अनुज्ञेय नहीं मानी जाएगी। इसी आधार पर दोष मुक्ति नहीं मानी जाएगी। और दोस्तों दूसरा वाद इसमें आता है महेश बनाम महावीर सिंह। समन मामलों में इसमें कहा गया है कि समन मामलों में परिवादी की अनुपस्थिति पर न्यायालय 3 कदम उठा सकता है। महेश बनाम महावीर सिंह 1960 के मामले में बताया गया है कि समन मामले में परिवादी की अनुपस्थिति पर न्यायालय 3 कदम उठा सकती है। क्या? नंबर 1 अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकती है, और नंबर 2 अन्य कोई डेट नियत कर सकती है, और नंबर 3 परिवादी को अनुपस्थित दिखाते हुए परिवाद की कार्यवाही को आगे बढ़ा सकती है। तो अब दोस्तों इसमें नेक्स्ट बात आता है रामास्वामी बनाम गोपाला। इसमें बताया गया है कि न्यायालय को अधिवक्ता की उपस्थिति और अनुपस्थिति का ख्याल रखना चाहिए। जब वह मामले के स्थगन करने या ना करने का आदेश देना चाहते हों, जब वह मामले स्थगन ना करने का आदेश देना चाहते हो तो अधिवक्ता की उपस्थिति और अनुपस्थिति का ख्याल रखना चाहिए। इस बाद में